हेलो फ्रेंड्स, टुडे वी विल डिस्कस अबाउट इवोल्यूशन ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। तो देखिए, आज हम ये पढ़ेंगे कि इंडिया का जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो कैसे कैसे इवोल्व हुआ, उसके बनने के पीछे की क्या क्या हिस्ट्री रही। देखिए, लास्ट वीडियो में हमने इंडिया के पॉलिटिकल सिस्टम एंड कॉन्स्टिट्यूशन का एक मोटा मोटा फ्रेमवर्क लिया था कि इंडिया का पॉलिटिकल सिस्टम कैसे कैसे काम करता है और इंडिया के कॉन्स्टिट्यूशन में क्या क्या है, उन सब के बारे में हमने मोटा मोटा जान लिया था। आज हम इंडिया के कॉन्स्टिट्यूशन के इवोल्यूशन के बारे में पढ़ेंगे। देखिए, जैसा कि आप सब जानते ही हैं कि ईस्ट इंडिया कंपनी भारत में व्यापार करने के लिए आई थी 1600 एडी में, लेकिन वो यहाँ पर धीरे धीरे यहाँ के लोगों पर रूल करने लगी थी और उन्होंने यहाँ पर बहुत सालों तक रूल किया। तो अपनी रूलिंग के टाइम पे वो यहाँ पर बहुत सारे एक्ट्स और रिफॉर्म्स लेकर आए, जिनका आज के इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन पर बहुत ज़्यादा प्रभाव देखने को मिलता है। ठीक है, तो उन सब के बारे में हम डिटेल से पढ़ेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इवोल्यूशन ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। Although the system of ancient India do have their reflections in the Constitution of India, यद्यपि इंडिया का जो एंशियंट इंडिया का टाइम था उसके कुछ रिफ्लेक्शंस इंडिया के कॉन्स्टिट्यूशन में दिखाई देते हैं, लेकिन द डायरेक्ट सोर्सेज ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन लाई इन द एडमिनिस्ट्रेटिव एंड लेजिस्लेटिव डेवलपमेंट ऑफ द ब्रिटिश पीरियड। लेकिन जो सबसे ज़्यादा उनका रिफ्लेक्शन दिखाई देता है वो किसका दिखाई देता है इंडिया के कॉन्स्टिट्यूशन में? ब्रिटिश टाइम के जो एडमिनिस्ट्रेटिव एंड लेजिस्लेटिव डेवलपमेंट्स थे उनका। ठीक है, A concise and chronological description of the acts, documents and events that culminated in the framing of the world's largest written constitution is given here. तो उन सब का जो एडमिनिस्ट्रेटिव एंड लेजिस्लेटिव डेवलपमेंट्स आए उनका एक कंसाइज एंड क्रोनोलॉजिकल डिस्क्रिप्शन उन एक्ट्स का, उन डॉक्यूमेंट्स का और उन इवेंट्स का यहाँ पर कहाँ पर इंडिया का जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो वर्ल्ड का लार्जेस्ट रिटन कॉन्स्टिट्यूशन है, उसमें उनका एक क्रोनोलॉजिकल और कंसाइज फ्रेम दिखाई देता है। ठीक है, किसमें? इंडिया के कॉन्स्टिट्यूशन में। देखिए, नेक्स्ट हमारा आ जाता है एडमिनिस्ट्रेटिव एंड लेजिस्लेटिव रिफॉर्म्स बिफोर 1857। देखिए, ये जो लेकर आए थे एडमिनिस्ट्रेटिव एंड लेजिस्लेटिव रिफॉर्म्स, ये कौन लेकर आए थे? ये लेकर आए थे ब्रिटिशर्स, ईस्ट इंडिया कंपनी। तो इनके जो डेवलपमेंट्स एंड रिफॉर्म्स है उनको टू पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। एक तो किया गया है बिफोर 1857 और एक किया गया है आफ्टर 1857। एक तो 1857 से पहले और एक 1857 के बाद। देखिए, आप जानते हैं कि 1857 की क्रांति बहुत फेमस है, जिसने ईस्ट इंडिया कंपनी की नींव को हिला दिया था। उसके बाद भारत में ना ईस्ट इंडिया कंपनी की जगह कौन रूल करने लगा था? मेन पावर किसके हाथ में आ गई थी? ब्रिटिश क्राउन के, ब्रिटिश ताज के हाथों में आ गई थी। तो इसलिए इनको टू पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। तो आज हम 1857 के पहले के जो भी एडमिनिस्ट्रेटिव एंड लेजिस्लेटिव रिफॉर्म्स हुए थे उन सब के बारे में पढ़ेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आया था रेगुलेटिंग एक्ट ऑफ 1773, 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट। इसमें क्या हुआ था? दिस एक्ट वाज बेस्ड ऑन द रिपोर्ट ऑफ अ कमेटी हेडेड बाय द ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर लॉर्ड नॉर्थ। ये एक्ट था वो किसकी रिपोर्ट पर बेस्ड था? एक कमेटी आई थी जिसको कौन हेड कर रहे थे? लॉर्ड नॉर्थ। लॉर्ड नॉर्थ कौन थे? ब्रिटिश पार्लियामेंट के प्राइम मिनिस्टर थे वो। ठीक है, ब्रिटिश के प्राइम मिनिस्टर थे। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि रेगुलेटिंग एक्ट 1773 को किसके द्वारा बनाया गया था? तो लॉर्ड नॉर्थ की एक कमेटी थी, उसके द्वारा इसको बनाया गया था। गवर्नेंस ऑफ द ईस्ट इंडिया कंपनी वॉज पुट अंडर द ब्रिटिश पार्लियामेंट्री कंट्रोल। अब जो गवर्नेंस था ईस्ट इंडिया कंपनी का, उसको किसके अंडर रखा गया? ब्रिटिश पार्लियामेंट्री कंट्रोल के अंडर रखा गया था। द गवर्नर ऑफ बंगाल, अब जो गवर्नर था बंगाल का, एक पोस्ट होती थी ये गवर्नर ऑफ बंगाल, वाज नॉमिनेटेड। अब उसको क्या बना दिया गया? एज गवर्नर जनरल। अब उसका नाम, गवर्नर का नाम बदलकर गवर्नर जनरल कर दिया फॉर ऑल द 3 प्रेसिडेंसीज। पहले तो सिर्फ बंगाल का था गवर्नर, लेकिन अब उसको ऑल 3 प्रेसिडेंसीज का गवर्नर जनरल बना दिया। तो कौन सी 3 प्रेसिडेंसीज थी? कैलकाटा, बॉम्बे एंड मद्रास। कौन सी थी? कैलकाटा, बॉम्बे एंड मद्रास। तो ये क्वेश्चन भी आ जाता है, कौन सी 3 प्रेसिडेंसीज का गवर्नर जनरल बनाया गया था? तो किसका बनाया गया था? कैलकाटा, बॉम्बे एंड मद्रास का। वॉरेन हेस्टिंग्स वाज द फर्स्ट सच गवर्नर जनरल, और वॉरेन हेस्टिंग्स थे वो सबसे पहले गवर्नर जनरल थे। तो सबसे पहले गवर्नर जनरल कौन थे? वॉरेन हेस्टिंग्स। रेगुलेटिंग एक्ट 1773 तो लाया गया था लॉर्ड नॉर्थ की कमेटी के द्वारा, लेकिन पहले जो गवर्नर जनरल बने वो कौन बने थे? वॉरेन हेस्टिंग्स। ए सुप्रीम कोर्ट वाज इस्टेब्लिश्ड इन कैलकाटा। एक सुप्रीम कोर्ट की स्थापना की गई कैलकाटा में।
वो कब की गई थी? 1774 में। ये सन भी याद रखना, कब की गई थी? 1774 में। यहाँ पर लिख लेना, ठीक है। और यहाँ पर इन्होंने ना लिखा नहीं है, जो सर एलिजा इम्पे थे ना, वो चीफ जस्टिस थे। यहाँ पर आप अपनी बुक में लिख लीजिएगा, सर एलिजा इम्पे इसके चीफ जस्टिस थे, और इसके 3 अदर जजेस भी थे। वो कौन कौन से थे? देखिए ये नाम भी आप लिख लीजिए। वो नाम थे चेम्बर्स, लिमेंस्टर, सेकंड थे लिमेंस्टर, और थर्ड थे हाइड। तो आप ये तीनों नाम अच्छे से याद कर लीजिएगा, ठीक है, कि इस टाइम में जब सुप्रीम कोर्ट की स्थापना की गई तो चीफ जस्टिस कौन थे? सर एलिजा इम्पे। और अदर 3 जजेस कौन थे? वो कौन कौन से थे? चेम्बर्स, लिमेंस्टर और हाइड। गवर्नर जनरल वाज एम्पावर्ड टू मेक रूल्स, रेगुलेशंस एंड ऑर्डिनेंसेस विद द कंसेंट ऑफ सुप्रीम कोर्ट। अब गवर्नर जनरल को ये शक्ति दे दी गई कि आप रूल्स और रेगुलेशंस बना सकते हैं विद द कंसेंट ऑफ सुप्रीम कोर्ट। तो देखिए 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट में क्या क्या काम हुए। एक तो गवर्नर ऑफ बंगाल को बदलकर गवर्नर जनरल बना दिया, और गवर्नर जनरल पहला कौन बनाया गया? वॉरेन हेस्टिंग्स। और कौन सी 3 प्रेसिडेंसीज का? बॉम्बे, कैलकाटा एंड मद्रास का। और एक सुप्रीम कोर्ट की स्थापना की गई कैलकाटा में 1774 में। उसमें एक जज थे और 3 अदर जजेस थे, उन सबके नाम भी आप याद रखिएगा। तो ये इसमें इंपॉर्टेंट काम हुए थे। नेक्स्ट देखिए हमारा आ जाता है पिट्स इंडिया एक्ट ऑफ 1784, 1784 का पिट्स इंडिया एक्ट। It was enacted to improve upon the provisions of Regulating Act of 1773 to bring about better discipline in the company system of administration। तो पिट्स इंडिया एक्ट को क्यों लाया गया था? ये लाया गया था 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट में जो भी कमियां थी ना, उनको इम्प्रूव करने के लिए, और कंपनी के एडमिनिस्ट्रेशन के सिस्टम को थोड़ा सा डिसिप्लिन में लाने के लिए, ठीक है। तो इसलिए ही ये लाया गया था। ए 6 मेंबर बोर्ड ऑफ कंट्रोलर, एक 6 मेंबर बोर्ड ऑफ कंट्रोलर BOC, ठीक है, इसको BOC बोलते हैं। ए 6 मेंबर बोर्ड ऑफ कंट्रोलर वाज सेट अप विद which was headed by a minister of the British government. All political responsibilities were given to this board। तो एक बोर्ड ऑफ कंट्रोलर की स्थापना की गई, उसमें कितने मेंबर थे? 6 मेंबर थे। उसको सेटअप किया गया, और जिसको किसके द्वारा हेड किया जाता था? एक मिनिस्टर के द्वारा, जो किसका होता था? ब्रिटिश गवर्नमेंट का। और सारी जो पॉलिटिकल रिस्पॉन्सिबिलिटीज थी इसको BOC को दे दी गई। देखिए पहले तो सब काम एक ही करते थे, एक ही संस्था करती थी, लेकिन बाद में ना इनको बदल दिया गया, इसको डिवाइड कर दिया गया, BOC बना दी गई। और ये देखो आगे आएगा COD, कोर्ट ऑफ डायरेक्टर बनाए गए, जो कि क्या काम देखते थे? ट्रेड एंड कॉमर्स को। तो नेक्स्ट देखिए, ट्रेड एंड कॉमर्स रिलेटेड इश्यूज वर अंडर द परव्यू ऑफ द कोर्ट ऑफ डायरेक्टर ऑफ द कंपनी। तो कोर्ट ऑफ डायरेक्टर को बनाया गया जो क्या काम करते थे? जो ट्रेड एंड कॉमर्स का काम करते थे, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, प्रोविंसेस हैड टू फॉलो द इंस्ट्रक्शंस ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट एंड गवर्नर जनरल वाज एम्पावर्ड टू डिसमिस द फेलिंग प्रोविंशियल गवर्नमेंट। प्रोविंसेस जो कुछ प्रांत होते थे उस टाइम में इंडिया में, तो प्रोविंसेस को ना इंस्ट्रक्शंस को फॉलो करना पड़ता था, किनकी? सेंट्रल गवर्नमेंट की और गवर्नर जनरल की। और गवर्नर जनरल को ये भी पावर थी कि आप किसी भी प्रोविंशियल गवर्नमेंट को, अगर किसी भी प्रोविंस में अपनी गवर्नमेंट है तो आप उसको ना फेल कर सकते हो, आप उसको रद्द कर सकते हो, ठीक है। तो प्रोविंसेस को इनके जो ऑर्डर थे उनको फॉलो करना पड़ता था। तो देखिए 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट में तो क्या क्या हुआ? एक सुप्रीम कोर्ट की स्थापना हुई, गवर्नर जनरल को बनाया गया, ठीक है। और 1784 का जो पिट्स इंडिया एक्ट आया उसमें इंपॉर्टेंटली क्या काम हुए? BOC और COD की स्थापना की गई। तो यही इंपॉर्टेंट चीजें हैं जो आपको याद रखनी है, एग्जाम में यही से एग्जाम क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है। नेक्स्ट हमारा आ जाता है चार्टर एक्ट ऑफ 1793, 1793 का चार्टर एक्ट। मेन प्रोविजंस ऑफ द प्रीवियस एक्ट वर कंसोलिडेटेड इन दिस एक्ट। कुछ मेन प्रोविजन थे प्रीवियस एक्ट्स के, उनको इसमें कंसोलिडेट किया गया, एक जो इकट्ठा कर दिया गया। प्रोवाइडेड फॉर द पेमेंट ऑफ सैलरीज, प्रोवाइडेड फॉर द पेमेंट ऑफ सैलरीज ऑफ द मेंबर्स ऑफ द बोर्ड ऑफ कंट्रोलर फ्रॉम इंडियन रेवेन्यू। और इसका जो बोर्ड ऑफ कंट्रोलर थी तो वो देखो ब्रिटिशर्स की थी नहीं ये बोर्ड ऑफ कंट्रोलर, लेकिन इनको जो सैलरी दी जाती थी वो कहाँ से दी जाने लगी? इंडियन रेवेन्यू से, भारत के रेवेन्यू से इनको सैलरी दी जाती थी, ठीक है। कोर्ट्स वर गिवन द पावर टू इंटरप्रेट रूल्स एंड रेगुलेशन। कोर्ट को क्या पावर थी कि वो रूल्स एंड रेगुलेशंस को इंटरप्रेट कर सकता है, ठीक है। तो 1793 के चार्टर एक्ट में ये कुछ मेन प्रोविजंस हुए थे। नेक्स्ट देखिए हमारा आ जाता है चार्टर एक्ट ऑफ 1813, 1813 का चार्टर एक्ट। इसमें देखिए क्या क्या होता है। ट्रेड मोनोपोली ऑफ द ईस्ट इंडिया कंपनी केम टू एन एंड। अब पहले क्या होता था, देखिए ईस्ट इंडिया कंपनी ही भारत में आकर व्यापार कर सकती थी, लेकिन जब 1813 का चार्टर एक्ट आया उसमें क्या किया गया,
ईस्ट इंडिया कंपनी की जो ट्रेड मोनोपोली थी उसको खत्म कर दिया गया। इसमें यहाँ पर एक ना एक्सेप्शन है, एक्सेप्ट टी एंड ट्रेड विद चाइना, ये भी आप लिख लीजिएगा कि चाय और चीन के साथ व्यापार को छोड़कर ईस्ट इंडिया कंपनी के ट्रेड मोनोपोली को खत्म कर दिया गया। देखिए इसका क्या मतलब है, इसका ये मतलब है कि पहले ईस्ट इंडिया कंपनी ही भारत में आकर व्यापार कर सकती थी, लेकिन अब 1813 के चार्टर एक्ट के बाद ईस्ट इंडिया कंपनी केवल चाय और चीन के साथ तो व्यापार केवल ईस्ट इंडिया कंपनी ही करेगी, उसके अलावा जो कोई भी ट्रेड होगा वो ब्रिटेन से कोई भी व्यक्ति आकर यहाँ पर व्यापार कर सकता है। ठीक है, इसका ये मतलब है, तो ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट हमारा आ जाता है पावर ऑफ द 3 काउंसिल्स ऑफ मद्रास, बॉम्बे एंड कैलकाटा वर एनलार्ज्ड। अब इन 3 काउंसिल्स की जो पावर थी उनको बढ़ा दिया गया। दे वर ऑल्सो सब्जेक्टेड टू ग्रेटर कंट्रोल ऑफ द ब्रिटिश पार्लियामेंट, और उनको ज्यादा पावर्स दे दी गई। द क्रिश्चियन मिशनरीज वर अलाउड टू स्प्रेड देयर रिलीजन इन इंडिया। ये यहाँ पर ये भी बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, ये एग्जाम में कई बार आता है कि क्रिश्चियन मिशनरी को इंडिया में अपने धर्म को फैलाने का कब अधिकार दिया गया, कौन से एक्ट के दौरान दिया गया, चार्टर एक्ट 1813 के दौरान। तो ये चीज आपको याद रखनी है। लोकल ऑटोनोमस बॉडीज वर एम्पावर टू लेवी टैक्सेस। अब कुछ लोकल ऑटोनोमस बॉडीज बना दी गई जिनको टैक्सेस लेने का अधिकार दे दिया गया। ठीक है, यहाँ पर इस एक्ट के दौरान एक और काम हुआ था कि 1 लाख एजुकेशन इंडियंस की एजुकेशन पर खर्च करने के लिए प्रावधान दिया गया था कि इंडिया की एजुकेशन सिस्टम पर 1 लाख रुपए खर्च किया जाएगा, लेकिन वो कभी भी नहीं हुआ था। ठीक है, तो आपको ये सब चीजें याद रखनी है कि 1813 के चार्टर एक्ट में क्या क्या मेन प्रोविजंस थे, उसमें क्या क्या थे। देखो, ईसाई मिशनरी को अपने व्यापार को अपने धर्म को फैलाने का अधिकार दे दिया गया था। जो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी थी उसकी ट्रेड मोनोपोली को खत्म कर दिया गया था, एक्सेप्ट टी एंड ट्रेड विद चाइना को छोड़कर। ठीक है, था हमारा 1813 का चार्टर एक्ट। इसके बाद देखिए नेक्स्ट हमारा कौन सा एक्ट आता है, चार्टर एक्ट ऑफ 1833, 1833 का चार्टर एक्ट। द गवर्नर जनरल एंड हिज काउंसिल वर गिवन वास्ट पावर। गवर्नर जनरल और उनकी जो काउंसिल थी उसको बहुत ज्यादा वास्ट पावर दे दी गई। अब उनको बहुत ज्यादा पावर दे दी गई। दिस काउंसिल कुड लेजिस्लेट फॉर द होल ऑफ इंडिया सब्जेक्ट टू द अप्रूवल ऑफ द बोर्ड ऑफ कंट्रोलर। अब जो ये काउंसिल थी ना, ये पूरे इंडिया के लिए लेजिस्लेशन के रूल्स बना सकती थी। ठीक है, तो इनकी काउंसिल को इतना ज्यादा अधिकार दे दिया गया कि आप पूरे इंडिया के लिए लेजिस्लेशन का काम कर सकती हैं। नेक्स्ट देखिए क्या था, द काउंसिल गॉट फुल पावर्स रिगार्डिंग रेवेन्यू एंड अ सिंगल बजट फॉर द कंट्री वाज प्रिपेयर्ड बाय द गवर्नर जनरल। इस काउंसिल को इतनी पावर दे दी गई कि वो रेवेन्यू से रिलेटेड सारे काम कर सकती है और एक सिंगल बजट भी तैयार कर सकती है पूरे इंडिया के लिए, पूरे कंट्री के लिए। ठीक है, जो किसके द्वारा बनाई गई थी काउंसिल, गवर्नर जनरल के द्वारा। The East India Company was reduced to an administrative and political entity, and several lords and ministers were nominated as ex officio member of the board of controller. अब ईस्ट इंडिया कंपनी का जो एडमिनिस्ट्रेटिव था ना वो रिड्यूस हो गया था, एंड पॉलिटिकल एंटिटी भी उनकी मतलब कम कर दी थी ईस्ट इंडिया कंपनी की। अब गवर्नर जनरल का ज़्यादा अधिकार होता था, एंड सेवरल लॉर्ड्स एंड मिनिस्टर, और कुछ सेवरल लॉर्ड्स एंड मिनिस्टर्स थे जिनको नॉमिनेट किया एक वो एक्स ऑफिशियो मेंबर के रूप में। बोर्ड ऑफ कंट्रोलर के देखिए कितने थे, बोर्ड ऑफ कंट्रोलर के 6 मेंबर थे ना स्टार्टिंग में, 6 मेंबर जो बोर्ड ऑफ कंट्रोलर बनाया था, तो उसके एक्स ऑफिशियो मेंबर के रूप में कुछ इनको लॉर्ड्स एंड मिनिस्टर्स को नॉमिनेट किया गया। नेक्स्ट देखिए, फॉर द फर्स्ट टाइम द गवर्नर जनरल्स गवर्नमेंट वाज नोन एज द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एंड हिज काउंसिल एज द इंडियन काउंसिल। देखिए यहाँ पर इन्होंने कितना बड़ा काम किया। पहले तो जो गवर्नर जनरल की गवर्नमेंट थी ना, वो सिर्फ गवर्नर जनरल की ही माना जाता कि भाई ये ईस्ट इंडिया कंपनी की या ब्रिटिशर्स की गवर्नमेंट है, लेकिन जब 1833 का चार्टर एक्ट आया, उन्होंने यहाँ पर गवर्नर जनरल की गवर्नमेंट को गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का नाम दे दिया, और उनकी जो काउंसिल थी उसको इंडियन काउंसिल का नाम दे दिया। यहाँ पर उन्होंने भारत पर अपना पूरा अधिकार दिखा दिया था कि भाई हमारी जो गवर्नर जनरल की गवर्नमेंट है वो पूरे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया है, भारत की सरकार है, और हमारी जो काउंसिल है वो इंडियन काउंसिल है, भारत की परिषद है। ठीक है, नेक्स्ट देखिए आ जाता है हमारा चार्टर एक्ट ऑफ 1853। ये बिफोर 1857, 1857 से पहले के जितने भी रिफॉर्म्स हुए थे उनमें सबसे लास्ट वाला चार्टर एक्ट है। दिस एक्ट वाज द लास्ट ऑफ द चार्टर एक्ट एंड इट मेड इंपॉर्टेंट चेंजेस इन द सिस्टम ऑफ इंडियन लेजिस्लेशन। ये लास्ट चार्टर एक्ट है, और जो इसमें क्या हुआ था, इंडिया के लेजिस्लेशन में बहुत इंपॉर्टेंट चेंजेस लेकर आए थे। दिस एक्ट फॉलोड अ रिपोर्ट ऑफ देन
गवर्नर जनरल डलहौजी फॉर इम्प्रूविंग द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ द कंपनी। ये एक्ट किसके द्वारा लाया गया? गवर्नर जनरल डलहौजी के द्वारा। तो ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट आ जाते हैं कि 1853 के चार्टर एक्ट के दौरान कौन से गवर्नर जनरल थे? डलहौजी। कौन थे? डलहौजी। तो इन्होंने इंडिया की या कंपनी के एडमिनिस्ट्रेशन को सुधारने के लिए बहुत सारे ये रिफॉर्म्स लेकर आए थे। ए सेपरेट गवर्नर फॉर बंगाल वाज टू बी अपॉइंटेड। अब बंगाल के लिए एक सेपरेट गवर्नर बना दिया गया। ये चीज आपको याद रखनी है कि बंगाल का जो गवर्नर है वो एक सेपरेट गवर्नर कब बनाया गया था? तो 1853 के चार्टर एक्ट के दौरान बनाया गया था। लेजिस्लेटिव एंड एडमिनिस्ट्रेटिव फंक्शन ऑफ द काउंसिल वाज सेपरेटली आइडेंटिफाइड। अब लेजिस्लेटिव और एडमिनिस्ट्रेटिव फंक्शन थे ना काउंसिल के, उनको अलग अलग कर दिया गया कि भैया अलग अलग काम होंगे। लेजिस्लेशन का काम अलग होगा और एडमिनिस्ट्रेशन का काम अलग होगा। नेक्स्ट देखिए, रिक्रूटमेंट ऑफ द कंपनीज एम्प्लॉय वाज टू बी डन थ्रू कॉम्पिटिटिव एग्जाम। देखिए पहले तो कंपनी के जो एम्प्लॉय थे उनको ऐसे ही ले लिया जाता था, मोस्टली उसमें ब्रिटिशर्स ही होते थे। लेकिन अब 1853 के बाद जितने भी कंपनी में एम्प्लॉय लिए जाने लगे वो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के द्वारा लिए जाने लगे। तो ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये एग्जाम में क्वेश्चन आ सकता है कि जो कंपनी के एम्प्लॉय कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के द्वारा कब लिए जाने लगे? तो 1853 के चार्टर एक्ट के दौरान। British Parliament was empowered to put companies governance of India to an end at any suitable time। देखिए अब ब्रिटिश पार्लियामेंट ने ये डिसाइड कर लिया था कि हम कंपनी के गवर्नेंस को खत्म कर देंगे और इंडिया पर ब्रिटिश क्राउन का शासन लेकर आएंगे। इसलिए ही तो 1857 के बाद ब्रिटिश क्राउन का शासन आ गया था और बाद में जो ये चार्टर एक्ट थे इनको भी खत्म कर दिया गया था। फिर बाद में जैसे जैसे रिफॉर्म्स लाए गए उन सब के बारे में देखिए। नेक्स्ट जो आता है एडमिनिस्ट्रेटिव एंड लेजिस्लेटिव रिफॉर्म्स आफ्टर 1857। तो इन सब के बारे में हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे।